अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं पुरस्रार कंगन से जुड़ी एक खौफनाक और दिलचस्प कहानी। पत्तों की सरसराहट और हवा में रची अजीब सी बसात माहौल को खौफनाक कर रही थी। वो धड़कते दिल से दबे पांव चलती मुंडेर की तरफ बढ़ी। हर सू अंधेरे का राज था। वो आंखें फाड़े इर्द गिर्द फैली बदबू को महसूस करते गली में झांकने लगी, मगर कोशिश के बावजूद इसे कुछ न नजर आया। लंबा सांस लेती वो जूं ही पलटी, इसके मुंह से निकलने वाली भयानक चीख रात के सन्नाटे को चीरती चारों तरफ फैल गई। वो जो कोई भी था, इसका साया आसमानी अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। इसके जिस्म पर घास की तरह उगे लंबे बाल अजब वहशत बढ़ा रहे थे। इस साए के बालों से निकलने वाली ताफुन ज़दा बू माहौल में अजीब सी घुटन बढ़ा रही थी। अफशां के जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगी। चारों तरफ रूह में छेद कर देने वाला सकूत और जामिद खामोशी ने इसकी सोचने समझने की हिस्स को बर्फ की तरह मंजमिद कर दिया था। रहीम शाह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ इस नए मोहल्ले में हाल ही में शिफ्ट हुआ था। इनके दरीना दोस्त जमशेद ने इन्हें ये घर खरीदने में बहुत मदद की थी। साफ सुथरे इलाके में इतना सस्ता घर मिल जाना मामूली बात न थी, गोया इनकी जैसे लॉटरी निकल पड़ी थी। इसलिए उन्होंने इलाके के मकीनों से पूछना मुनासिब ही न समझा। रहीम शाह 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार बेहद शरीफुन नफ्स इंसान थे। इसी तर्ज पे उन्होंने बेटियों की तरबियत भी की थी। इनकी बेगम अतिया भी एक इबादत गुजार खातून थी। शायद ये भी एक वजह थी कि घर लेते हुए इन्हें किसी किस्म का वहम ना हुआ। नीचे वाले पोर्शन में 3 कमरों के साथ एक सहन, बाथ और किचन की सहूलत मौजूद थी, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 कमरों के साथ एक बाथ बिना प्लस्तर के छोड़ दिया गया था। रहीम शाह के पूछने पर जमशेद ने सिर्फ इतना बताया कि इन लोगों के पास घर की मुरम्मत के लिए मजीद रकम ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्हें बहालत मजबूरी में घर बेचना पड़ा, वरना इतना खूबसूरत और सस्ते दामों कौन घर बेचना चाहेगा। रहीम शाह दोस्त की कही बात पर मुतमईन हो गए। सुबह सुबह बेटियों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद दुकान खोलना, फिर शाम तक थका हारा घर वापस आना। रहीम शाह को वक्त ही ना मिला कि कुछ और सोचते। 1 महीना कैसे गुजरा इन्हें पता ही ना चला। अफशां के अब्बू। रात खाना खाते हुए अतिया खातून ने शोहर को पुकारा। आज इम्तियाज भाई का फ़ोन आया था, घर की मुबारकबाद देने आना चाहते हैं, और साथ वो अफशां की तरफ देखते हिचकिचाई। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? रहीम शाह ने ना समझने वाले अंदाज में खाना खाते हुए पूछा। अफशां बेटी, अब्बू के लिए चाय तो बना दो। अतिया खातून ने बेटी को आंखों से इशारा किया। वो भी माँ की गुफ्तगू से नतीजा अखज़ करती जी अच्छा अम्मी कहकर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। वो मुतमईन होकर शोहर की तरफ मतवज्जा हुई। वो दरअसल भाई साहब इसलिए आना चाहते हैं कि अगले महीने सलीम से अफशां का निकाह कर दें। वो समझते हैं कि अब हमने घर ले लिया है और किसी किस्म की दूसरी परेशानी नहीं है। एक हद तक वो ठीक ही कहते हैं। इनका बेटा सलीम अब बरसरे रोजगार हो चुका है और इनके घर के हालात भी अब इस बात की इजाज़त दे रहे हैं। वो रुकी और शोहर की तरफ देखने लगी। रहीम शाह ने हनकारा भरा। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर बेगम, मैं सोच रहा था कि पहले ऊपर वाला पोर्शन ठीक करवा लूं। अभी तक हम नीचे वाले पोर्शन में गुजारा कर रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अब अगर अफशा बेटी का निकाह करते हैं तो रिश्तेदार जो मेहमान की सूरत में आएंगे इन्हें ऊपरी हिस्से में ठहरा लेंगे। इस तरह हमें किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं होगी। वाह, ये खूब कही। अतिया खातून खुश होते हुए बोली। आप कल ही किसी मिस्त्री से बात कर लें ताकि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल हो सके। ठीक है, कल दुकान पे जमशेद से ही पूछ लूँगा। वो इस इलाके में अरसा दराज से रहायश पजीर है, ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता होगा। रहीम शाह ने खाना ख़त्म किया और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चले गए। या रहीम, जब नीचे के हिस्से में अच्छी तरह से गुजारा हो रहा है तो भला ऊपरी हिस्से को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? जमशेद कोई तीसरी बार इन्हें मना कर चुका था।
मगर रहीम शाह बजीद रहे कि किसी मिस्त्री का बंदोबस्त हो जाए तो प्लस्तर वगैरह के साथ पेंट भी करवा लूं। जमशेद ने देखा कि बार बार कहने से भी रहीम शाह वहीं के वहीं अटके हैं, तो नाचार होके इसे मुंह खोलना ही पड़ा। इसने रहीम शाह की तरफ देखा। रहीम शाह, तुम जिन्नात और रूहों पर यकीन रखते हो? इन्हें अजीब सी नज़रों से देखते हुए पूछा गया। ये कैसा सवाल है? रहीम शाह ने खफा होते हुए नाराज़गी का इजहार किया। भला ये कोई मौका है पूछने का? जब मैं तुमसे घर के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम जिन्नात के बारे में पूछ रहे हो। बताओ ना यार। जमशेद ने इनकी बात को पसे पश डालते सवालिया लहजे में बोला। जिन्नात और रूहों के वजूद से इनकार मुमकिन नहीं जमशेद। ये हर जगह पाए जाते हैं, मगर ऐसी मखलूक का बसेरा अमूमन वीरान और गैर आबाद सुनसान जगहों पे पाया जाता है, आबादियों में नहीं। वो लापरवाही से बोले। मगर रहीम शाह, अब तो आबादियों में भी जिन्नात के खौफनाक वाक़यात सुनने को आ रहे हैं। अब ऐसी मखलूक वीरानों से कूच करती इंसानी बस्तियों का रुख कर रही है। भला क्यों? बगैर किसी हिचकिचाहट के सवाल किया गया। इसकी वजह हमारे दीन से दूरी और दूसरी वजह ऐसी मखलूक का घर में बसेरा होते हुए इन्हें किसी किस्म की गज़िन पहुंचाना। रहीम शाह ने जवाब दिया। हाँ, बस यही तो। जमशेद ने हाथ पे हाथ मारते जोश से कहा। इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ कि ऊपर वाले हिस्से को भूल जाओ। क्या मतलब? रहीम शाह का माथा ठनका। तुम कहना क्या चाहते हो जमशेद? खुल के बात करो। रहीम शाह के गुस्सीले लहजे ने जमशेद को बोलने पर मजबूर कर दिया। माफ़ कर दो यार, वो शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से बोला। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मकान की अशद ज़रूरत थी और इस इलाके के अलावा और कोई घर मेरी नज़र में ना था। दरअसल इस घर के मकीन सस्ते दामों इसलिए घर बेच गए कि यहाँ गैर मरई मखलूक आबाद है। इनके बेटे ने रफ़ा हाजत के लिए ऊपर वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लिया, तो इस मखलूक की दहशतनाक शरारतों का आगाज़ हो गया, जिससे वो फैमिली खौफजदा और हिरासा होके भाग गई। मगर तुम फिक्र मत करो, वो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं, नीचे नहीं आते। अपने तई इसने बड़े पते की बात कही, ये देखे बगैर कि रहीम शाह इसे गुस्सीली निगाहों से घूर रहे हैं। रहीम शाह जानते थे कि जिस जगह पे ये मखलूक एक बार बसेरा कर ले तो वहाँ से ठिकाना बदलने की जहमत ज़्यादातर इंसानों को ही करना पड़ती है, ना कि इस मखलूक को। अम्मी, मेरे कमरे में कुछ फालतू सामान पड़ा है, इसे कहाँ रखूं? अफशा ने दरवाजे पे ही कुर्ते पर कढ़ाई करती अतिया खातून की तरफ देखते हुए पूछा। वो हाथ रोक के इसकी तरफ देखने लगी। अब दोनों कमरों में इतना सामान लग चुका है कि बाकी की गुंजाइश ही नहीं रहती। वो सोच में पड़ी, यकदम बोली। तुम ऐसे करो अफशा, उन्होंने बेटी की तरफ देखा। फिलहाल ऊपर वाले हिस्से का छोटा कमरा हम स्टोर बना लेते हैं। तुम्हारे अब्बू ने न जाने अभी किसी से बात की भी है या नहीं। खैर है, जब काम शुरू होगा तब देखी जाएगी। ठीक है अम्मी, मैं छत पे जा रही हूँ, अभी कुछ सामान रखाती हूँ। जो सामान वजनी है वो अब्बू के साथ रखाऊंगी। आलिया को भी साथ लगा लो, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी। नहीं अम्मी, वो सो रही है, जगाऊंगी तो एकदम परेशान हो जाएगी। वो माँ को जवाब देती दो भरे हुए शॉपर उठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर वाले पोर्शन की हालत ऐसी थी जैसे बरसों से मकान के इस हिस्से की सफाई ना की गई हो। मकड़ी के जालों और धूल मट्टी से अटे हुए इस पोर्शन में अजीब नागवार सी बू रची हुई थी। जब से वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए तब से लेकर अब तक मसरूफियत की वजह से किसी ने भी ऊपर आने की कभी ज़रूरत ही ना महसूस की। मगर अब वो अजीब नज़रों से देखती सहरज़दा सी आगे बढ़ने लगी। दोनों कमरों के दरमियान खड़ी वो इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए चौंकी। अफशा, अम्मी की आवाज़ पे वो यकदम पलटी। मैं आऊं कि ना आऊं? नहीं अम्मी, वो चिल्लाई। आप रहने दें, मैं खुद ही सारा सामान रख दूंगी। इसने बाहर की तरफ मुंह करते माँ को मना किया। इसने इधर उधर देखा, छोटा कमरा इसे बेहतर लगा। दीवार के साथ शॉपर रखते इसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पे रखे झाड़ू पर पड़ी। वो मुस्कुराई। वाह, घर बेचने वालों ने कमरे इतने गंदे और बदबूदार रखे हुए थे और झाड़ू ऐसे रखी है
जैसे रोज सफाई करते हों। वो ये सोचती आगे बढ़ी और झाड़ू पकड़े जाले उतारने लगी। तकरीबन 1 घंटे में वो दोनों कमरों के जाले उतारने में कामयाब हो गई। अब बाथरूम के जाले उतारने की नीयत से जो ही अंदर कदम रखा, ये देखकर वो जम सी गई। अरे, ये कंगन किसके हैं? दीवार में नस्ब छोटी सी अलमारी में खूबसूरत नगीनों से मुज़य्यन जुड़वा कंगन इस अंदाज में पड़े थे जैसे किसी ने अभी उतार के रखे हों। इसने आगे बढ़कर कंगन उठाए, इसे उलट पुलट कर देखा। इसका डिज़ाइन इतना दिलकश लगा कि बगैर तहकीक किए हाथों में पहन लिए। फिर झाड़ू पकड़े सारे बात का जाला साफ करने लगी। इसमें इसे कमोबेश 10 मिनट लगे। छत पर पड़ी फालतू अशिया उठा के एक तरफ रखते हुए झाड़ू लगाया और मुतमईन होते सीढ़ियां उतरने लगी। हैरत है, अम्मी ने दोबारा पूछा ही नहीं। वो ये सोचती इनके कमरे में आई तो वो सो रही थी। अफशा मुस्कुराती हुई बाकी का सामान इकट्ठा करने लगी। बुलाओ इसे ज़रा, रहीम शाह गुस्से से धाड़े। आखिर हुआ क्या है? क्यों ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं? अतिया खातून शशोपंज में अफशा को आवाज़ देने लगी। जी अम्मी। एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में पेंसिल पकड़े वो भागी। रहीम शाह ने बेटी की मासूम और भोली भाली सूरत देखी तो परेशानी को छुपाते हुए बीवी की तरफ देखा। जब तक ऊपर वाला पोर्शन नया नहीं बन जाता तब तक घर का कोई फर्द ऊपर नहीं जाएगा। नहीं मतलब तो कोई भी नहीं, उन्होंने तंबिया की। अफशा जो माँ की आवाज़ पर भागी आई थी, बाप के अंदाज पे चौंक गई, मगर जी अच्छा अब्बू कहती सआदतमंदी से वापस पलट गई। जब इसे बुलाने पर इतना जोर दिया तो बात क्यों नहीं की? अतिया ने घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं बेगम, वो कुछ सोचते हुए बोले। वो जमशेद की बातें बताकर घर वालों को हरासा नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता इसके तदारुक के लिए उन्होंने रात सोने से कबल बीवी और बेटियों पर मुकद्दस आयात पढ़कर फूंकना अपना मामूल बना लिया था। अतिया बेगम रोटियां पकाती हुई अफशा को देखे जा रही थी, जो खामोशी से टिकटिकी बांधे साइड टेबल पे रखे पानी के कूलर को देखने में इतनी महव थी कि इसे इर्द गिर्द का होश ही ना था। अफशा, आखिर अतिया बेगम ने इसे टोका। जी अम्मी, वो हड़बड़ा सी गई। क्या सोच रही हो? कितनी देर से एक ही जाविये से बैठी हो? अब वो फिक्रमंद सी हो गई थी। मैं? इसने आंखें पिटपिटाई। मैं तो कब से आपसे बातें कर रही हूँ, वो हैरत से बोली। अतिया शशोपंज में इसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, टेलीफोन की घंटी बज उठी। नाचार अफशा को उठना पड़ा। हेलो। जी अब्बू, वो मुस्कुराई। ठीक है, मैं अम्मी से कह देती हूँ। जी ठीक है। गर्दन हिलाती ने फ़ोन क्रैडल पर रख दिया। अम्मी, अब्बू कह रहे हैं कि अभी 1 घंटे तक 2 आदमी आएंगे, इन्हें छत पर भेज देना, उन्होंने कमरे देखने हैं, मगर खुद नहीं जाना। अफशा ने अजीब सा मुंह बनाया, जिसे अतिया ने खास नोट किया मगर कहा कुछ नहीं। तुम्हारे अब्बू खुद साथ आ जाते, वो बुड़बुड़ाई। अब कैसे काम करवाना है, कैसे शुरू करना है, मुझे क्या पता। वो नाक सुकोड़ती किचन से चीज़ें उठाने लगी, जबकि अफशा की नज़रें खिड़की से भटकती बाहर गली में खड़े काले कुत्ते पर अटक गईं, जो अफशा की तरफ देखते दुम हिला रहा था। आज सलीम के घर वाले बाकायदा रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं। अतिया बेगम दोनों बेटियों के साथ सुबह से सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। अब जाके कहीं फारिग हुई तो किचन का रुख किया। पल भर में किचन से उठने वाली खुशबुएं भूख को बढ़ाने लगी। अफशा लाइट ग्रीन कलर में हल्के फुल्के जेवरात में बहुत प्यारी लग रही थी। अतिया और रहीम भी साफ सुथरे कपड़े पहने मेहमानों का इस्तकबाल करने को तैयार थे। वो इस रिश्ते से बहुत खुश थे। गाड़ी के हॉर्न पर वो दोनों बाहर को लपके। अफशा, माँ की आवाज़ पे वो चौंकी। अम्मी भी ना, वो मुस्कुराई। गली में खड़े होके आवाज़ देने की भला क्या ज़रूरत है। वो उठी और बाहर को कदम बढ़ाई। अभी एक पाँव ही बाहर रखा था कि एक जानदार सा वजूद पाँव के नीचे आ गया। मियाऊं। इससे पहले कि वो संभलती, इस मोटी ताज़ी काली बिल्ली ने इसके पाँव पर पंजा मारा और गुस्से से गुर्राती बाहर लपकी। एक तो इसका पंजा मारना, दूसरा इसका चीखना। अतिया बेगम जो मेहमानों के साथ कमरे में दाखिल हो रही थी, वहीं दिल थाम के रह गई।
ماں تھی، ان کے نزدیک یہ بڑی بدشگونی تھی۔ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ بند کمروں میں بلی آئی تو آئی کہاں سے؟ امتیاز بھائی اور ان کی بیوی کے سمجھانے پہ عطیہ کے چہرے پہ جو تفرقات کا جال بچھا گیا تھا کچھ بہتر ہوا، نہیں تو وہ وہمی سی عورت اور نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ رحیم شاہ نے نکاح کے بجائے ایک ماہ میں شادی کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ سلیم اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تمام معاملات خوشگپیوں میں بخوبی انجام پائے۔ امی افشاں ماں کے کمرے میں کھڑی پریشانی میں انگلیاں مروڑتی انہیں بھی ہراساں کر رہی تھی۔ کیا ہوا افشاں؟ وہ یکدم گھبرائی۔ وہ امی، وہ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے ان کے نزدیک ہوئی۔ امی، کوئی مجھے نام لے کر پکارتا ہے۔ ہیں؟ حیرت سے دیکھتی وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ کون آواز دیتا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ 3 ہفتے تک تمہاری شادی ہے۔ تمہارے سسرال والے شکی نہیں ہیں، مگر جب شک ہو جائیں تو ہزاراں کوشش کرنے لیکن پھر بھی شک نہیں جاتا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو آواز آتی ہے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہے، کبھی عالیہ کی، مگر جب میں دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو افشاں؟ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بکلاہٹ سے بولی۔ وہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی نادیدہ طاقت جسے میں محسوس کر سکتی ہوں لیکن دیکھ نہیں پاتی۔ وہ خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہائے میری بچی! افشاں دوڑ کے ان کے سینے سے جا لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی جانور کے خوف سے بچنے کے لیے ماں کی ٹانگوں سے چپک جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے یہی ایک واحد ہستی ہے جو اسے جانور سے بچا سکتی ہے۔ افشاں بھی ماں سے لپٹے ویسی توانائی محسوس کرنے لگی۔ عطیہ خاتون پرتفکر انداز میں سوچتی اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی، میری کمر پہ سوئیاں چبھ رہی ہیں، جیسے کوئی جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وہ کر راہی۔ افشاں، کیسی آوازیں آتی ہیں تمہیں؟ کوئی کیا کہہ کر پکارتا ہے؟ اسے ماں کی آواز کسی بلی کی گراہٹ کے مشابہ لگی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، مگر ماں کے سینے سے چپکی اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش میں بولی۔ امی، بس یہی آواز آتی ہے، کوئی میرا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے میں آؤں یا نہ آؤں۔ اچھا، کہیں ایسی آواز تو نہیں آتی تمہیں؟ کچھ پل کمرے میں خاموشی رہی، پھر جیسے افشاں کے ارد گرد سنسناہٹ سی ہوئی۔ افشاں، میں آؤں یا نہ آؤں؟